काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी 2023 की परीक्षा जो 11 फरवरी 2024 को होने वाली है, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसी बीच में उत्तर प्रदेश के द्वारा एक बड़ी भर्ती, पुलिस की जो भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती, उसका भी विज्ञापन आ गया है। हालांकि न्यूज़पेपर में यह भी था कि 11 फरवरी 2024 को उसकी भी परीक्षा होनी है, लेकिन ये असंभव है कि दोनों परीक्षाएं एक दिन होनी नहीं है, कोई ना कोई आगे पीछे होगी। लोक सेवा आयोग ने उसको पहले से कर दिया है, तो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 11 फरवरी को होनी है और पुलिस की जो भर्ती है उसके बाद आएगी। तो पुलिस की भर्ती को बताने का यहाँ पर आशय सिर्फ इतना है कि हम लोग जीके और जीएस की जो क्लास कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी में हम लोग जो जीएस पढ़ रहे हैं, उसी लेवल का लगभग अब जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें भी वैसे ही प्रश्न आते हैं। तो मेरे कहने का आशय यहाँ पर है कि दोनों भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं इसको देख सकते हैं, इसको देख करके वो अपना ज्ञानार्जन करें, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं उनका लेवल दोनों में अब अच्छा रहता है। तो जो आज की जो श्रृंखला हम लोगों की है इतिहास की, इसमें हमने ऐसे प्रश्नों को लिया है कि जो अति महत्वपूर्ण हैं और अति संभावित हैं। ये एक ऐसे विशेष श्रृंखला है जिसमें हम 10, 20, 25 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखें और इसका अवलोकन करें और इसका नोट्स आप बनाते चलें। तो आइए हम लोग देखते हैं आज जो श्रृंखला हमने शुरू की है, आज ये पहली क्लास है इसकी। इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को रैपिड तरीके से जो है ले लिया गया है, रैंडमली ऐसे सेलेक्ट किया गया है कि इनको आप देखते रहेंगे तो हो सकता है कि परीक्षा में इन प्रश्नों से मुलाकात आपकी होती रहे। तो इतिहास के आज शुरू किया गया है, इसमें प्राचीन इतिहास है, सबसे पहले हमने शुरू किया है। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभाजित था? धौलावीरा। रैंडमली इसको हमने सेलेक्ट किया और वैसे ही आपको इसको देख लेना है। 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा, उसको आप देख लेंगे। एक बार देखने से ही आपके दिमाग में ये बने रहेंगे, ताकि परीक्षा में जब आप पहुंचे तो सीधे यही प्रश्न आपको वहां पर मिल जाए। किस इतिहासकार ने हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता माना था? किस इतिहासकार ने हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता माना था? वो क्या है, कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। इन्होंने हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता माना था। हड़प्पा के पतन के कई कारण हैं। एक तो उसमें यह माना जाता है कि नगरीय सभ्यता थी, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई और तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं हुई। और एक होता है कि वो इतनी विकसित हो गई थी कि उसका अब एक पतन होना था। एक क्रमिक ये व्यवस्था होती है, उसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो हड़प्पा के पतन का कारण प्रशासनिक शिथिलता इन्होंने माना है, जॉन मार्शल ने। किसने आर्यों के मूल निवास स्थान को तिब्बत माना है? आर्य बाहर से आए हुए हैं बाहर, ऐसा कहा जाता है। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। कोई एशिया से मानता है, कोई ईरान से मानता है, ऐसे कई जगहों से माना गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों के मूल निवास स्थान को क्या माना है? तिब्बत माना है। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना है? अथर्ववेद में। सभा और समिति, ये 2 सभाएं हैं, एक सभा और समिति। एक में जो है सामान्य नागरिक हैं, सामान्य वृद्धजन नागरिक हैं, और एक में कुछ एलिट पर्सन हैं, कुछ विशेष लोग हैं। ये 2 सभाएं होती थी, 2 ये इंस्टीट्यूट थे जो अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। वैदिक काल में 2 ये संस्थाएं थी जिससे निर्णय लिए जाते थे और एक लोगों की बातें पहुंचाने के लिए, एक नीति बनाने के लिए इन सभाओं का, इन इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया जाता था। तो सीधे सीधे प्रश्न आता है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। कहां? अथर्ववेद में इसका विवरण है। ऋग्वैदिक काल के पशुओं के देवता जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल के पशुओं के जो देवता थे, उत्तर वैदिक काल में वो किसके देवता बन गए? शूद्रों के देवता बन गए। वो कौन है? पूसन। कौन है? पूसन। न जाने कितनी बार ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अशोक के किस अभिलेख में चेर, चोल, पांड्य और सातीय पुत्र, कहीं कहीं सात्रीय पुत्र लिखा रहता है, एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख कहां मिलता है? द्वितीय शिलालेख में। सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि चेर, चोल, पांड्य, सात्रीय पुत्र एवं ताम्रपर्णी का उल्लेख कहां मिलता है? ये मिलता है द्वितीय शिलालेख में।
इसके बाद सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस याद रखें, और सीरिया के शासक एंटियोकस को याद रखें। इनका राजदूत किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में। किसके समय में आया था? बिंदुसार के समय में। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमको किस अभिलेख से मिलती है? रुम्मिनदेई अभिलेख से। किसमें? रुम्मिनदेई अभिलेख से मिलती है। और इसी मौर्यकालीन एक शब्दावली है उदकमाग, कि पूछा जाता है कि मौर्यकालीन शब्दावली उदकमाग क्या है? ये एक सिंचाई कर है। मौर्य काल में इसको सिंचाई कर कहा जाता था, उदकमाग। कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसिरी में संगम पत्तन में पश्चिमी तट पर कौन सा था? ये सारे पत्तन के नाम हैं जहां जहां जाते थे, और संगम कालीन पत्तन है ये। तो इसमें पश्चिमी तट पर कौन स्थित थे? तो तोंडी और मुसिरी। ये जब प्रश्न आया था तो दो दो के सेट बना करके आए थे, जैसे कोरकै पुहार हो गया, तोंडी मुसरी, पुहार तोंडी और कोरकै मुसरी, और ऐसे पुहार मुसरी ऐसे करके आए थे। तो इसका जो सही विकल्प है कि इन चारों में पश्चिमी तट पर कौन है? तोंडी और मुसरी हैं, ये पत्तन है। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा प्रदर्शित है। शिव की जो दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो किस रूप में प्रदर्शित है? तो वो किस रूप में प्रदर्शित है? शिक्षक के रूप में। किसके रूप में? शिक्षक के रूप में। ये जो है इसकी उपमा और इसका जो स्ट्रक्चर है, दक्षिणामूर्ति जो प्रतिमा है शिव जी की, वो किसके रूप में प्रदर्शित है? शिक्षक के रूप में प्रदर्शित है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया? मतलब किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक अनुष्ठान कार्य कराया? किसने कराया? दंतिदुर्ग। इसमें दो चीजें जाननी महत्वपूर्ण है कि हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है क्या और दंतिदुर्ग है कौन। दंतिदुर्ग के बारे में आप जान लें कि ये राष्ट्रकूटों के क्या हैं? प्रमुख हैं, मतलब उसके संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन रहे? दंतिवर्मन या दंतिदुर्ग। 720 से 25 के आसपास ईसा पूर्व में जो है ये दंतिदुर्ग रहे हैं। राष्ट्रकूटों का जो है, हाँ, राष्ट्रकूटों के संस्थापक दंतिदुर्ग, या इनका नाम एक दंतिवर्मन भी है। इन्होंने हिरण्यगर्भ धार्मिक अनुष्ठान कराया। अब हिरण्यगर्भ धार्मिक अनुष्ठान क्या है? कि दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को हरा करके उसके बाद इस अनुष्ठान को कराया था। हिरण्यगर्भ अनुष्ठान है क्या? इसमें है कि एक प्रकार का यज्ञ है जिसमें एक आध्यात्मिक चेतना विकसित करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ये यज्ञ कराया जाता था। तो दंतिदुर्ग ने यही यज्ञ करवाया था। क्या नाम है इसका? हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया दंतिदुर्ग ने। लास्ट प्रश्न है, 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है किस गुफा में? शैलकृत गुफा एक है, कन्हेरी गुफा। कौन सी है? कन्हेरी गुफा। ये शैलकृत गुफा है, कन्हेरी गुफा। इसमें किसका अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ये बुद्ध के ही जो है एक प्रकार से अवतार है। बोधिसत्व एक संकल्पना है। तो इनका अंकन कहाँ मिलता है? कन्हेरी की गुफा में। इस तरीके से आज की क्लास में इतने प्रश्नों को हम लोगों ने चर्चा की, इतने प्रश्नों को देखा। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इनको दिमाग में ऐसे रखेंगे। इनका प्रेजेंटेशन यहाँ किया गया, तो थोड़ा सा आप 10 मिनट का समय देकर के इसको अगर आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपको एकदम याद हो जाएंगे। परीक्षा हाल में जैसे आप इनको देखेंगे तो तुरंत आप इनको टिक कर लेंगे। इसी के साथ में एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, या आप उसको कमेंट में उसका उत्तर आप जरूर भेजें। प्रश्न वो है, इसी से जुड़ा हुआ है, बोधिसत्व और गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? द लाइट ऑफ एशिया जो बुद्ध के ऊपर लिखी गई है, वो उस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है कमेंट में। और अगर आप थोड़ी सी और इसके बारे में गहराई से जानकारी रखते हैं तो वो मैं बता ही देता हूं। जो तमाम ग्रंथ हैं बौद्ध से जुड़े हुए, एक ललित विस्तार है। तो द लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है? ललित विस्तार एक बौद्ध ग्रंथ है, उसी से जुड़ा हुआ, उसी पे आधारित वो पुस्तक है। लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है ये आपको बताना है कमेंट में। तो अगली क्लास, इसी श्रृंखला की जो दूसरी क्लास होगी, वो शायद प्राचीन इतिहास की हो या फिर मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक भारत की इतिहास होगी। उसमें हम लोग फिर मिलेंगे।
और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा है द लाइट ऑफ एशिया के लेखक कौन है, उसको आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको मेरा चैनल ठीक लगता है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद।